उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अ, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिटेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना। तो डिटेक्शन के बहुत सारे जो हैं वो तरीक़ाकार मौजूद हैं। हम जो जिसको डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है शेप डिटेक्शन। और यानी कि किसी भी चीज़ को अगर मैं डिटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उसको उसकी शेप से डिटेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसको शेप की डिटेक्शन के थ्रू मैं उसे डिटेक्ट करूँगा। इसके अलावा और भी तरीक़ाकार मौजूद हैं। शेप डिटेक्शन के भी बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। हम जो है वो फ़िलहाल उसकी जो ज्योमेट्री है उसके थ्रू उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मसलन अगर मेरे पास कोई सीन है और उसके अंदर इंसान, गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसको हम डिटेक्ट करना चाहें। लेट्स से हम सिंपल केस लेते हैं और हम एक वाइट बोर्ड को ले लेते हैं। किस तरह कुछ एक सीन के अंदर एक मेरे पास वाइट बोर्ड जो है वो लगा हुआ है और मैं इसको डिटेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। और एज्यूम करें कि ये लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट हैं। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब अगर मैं इसको डिटेक्ट करना चाहता हूँ, ये वाइट बोर्ड है, डिटेक्ट करना चाहता हूँ, तो एक तरीक़ाकार ये हो सकता है कि मैं जो ये पूरा का पूरा वाइट बोर्ड था, ये बीच में से एज्यूम करें कि आप जो है ये वाइट है। ठीक है, तो जो है वो इस जगह से भी वाइट है ये। ठीक है, ये सारा वाइट कलर हुआ है यहाँ पे। तो क्या है कि मैं जो है इसको एक तरीक़ाकार ये है कि मैं इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको डिटेक्ट कर लूँ और उसके बाद मैं देखूँ कि इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, जिस तरह ये भी इस वक्त बना हुआ है, ये पूरा का पूरा अगर वाइट बोर्ड है, कोई ऐसा तरीक़ाकार हो जाए कि उसकी सिर्फ जो बाउंड्रीज़ हैं वो ऐसे जिस तरह भी इस वक्त वाइट कलर में मुझे नज़र आ रही हैं, इस तरह करके अलग हो जाए। यानी मुझे ये पता चल जाए कि ये इस जगह पे जो है वो जो भी बॉडी है जिसको मैं डिटेक्ट करना चाह रहा हूँ उसकी का स्टार्ट इस जगह पे हो रहा है और एंड इस जगह पे हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं जो है वो जो है दूसरी डायरेक्शन में देख रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस जगह से एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्टार्ट और एंड यानी कि इसके एजेस डिटेक्ट करने पड़ेंगे कि इसका जो है वो जो है वो इसका स्टार्टिंग एज और एंडिंग एज, उस बाउंड्री, वो जो बॉडी है जिसको मैं डिटेक्ट करना चाह रहा हूँ उसकी बाउंड्री कहाँ पे है। ठीक है, तो एज डिटेक्शन के लिए मुझे जो है वो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे जो है वो कॉन्वोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये कि मुझे जो है वो इस सारी चीज़ के अंदर जो कहने की बात है वो ये है कि मैं किसी चीज़ को अगर डिटेक्ट करना चाहता हूँ तो बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें से मैं शेप डिटेक्शन की बात कर रहा हूँ। शेप डिटेक्शन में बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। उसमें मैं जो है उसकी ज्योमेट्री जो है उसकी बाउंड्री वॉल की ज्योमेट्री को कैलकुलेट करके उसकी शेप डिटेक्शन मैं करना चाह रहा हूँ। और बाउंड्री वॉल की शेप डिटेक्शन जो है वो करने के लिए मुझे जो है उसके एजेस फाइंड करने हैं और एजेस फाइंड करने के लिए मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है और डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मुझे कॉन्वोल्यूशन का मेथड इस्तेमाल करना है। ठीक है, थोड़ी सी लंबी बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लिख के आप बेशक इसको बल्कि चलिए मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ कि जो है असल में हम करने जा रहे हैं जो है वो किसी भी बॉडी को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन चलिए कह लेते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। और जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है
वो है एक अदद ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए हमें ज़रूरत है हमें ज़रूरत है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए शेप डिटेक्शन के थ्रू हम कर रहे हैं, ठीक है, शेप डिटेक्शन के थ्रू, ठीक है। और शेप डिटेक्शन जो है इसके के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं वो बाउंड्री जो है, ये चलिए ज्योमेट्री, और ठीक हो गया। और इस बाउंड्री वॉल के लिए हमें ज़ाहिर है उसकी एज डिटेक्शन चाहिए, ठीक है। और ये काम एज डिटेक्शन के लिए हमें जो है वो डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। और डेरिवेटिव के लिए हमें कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन हमें चाहिए, कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम जो है वो यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए जो है वो सॉरी मुझे इसके लिए ये चाहिए, इसी तरह से मुझे इसके लिए ये चाहिए, और फिर मुझे इसके लिए ये चाहिए, ठीक है। तो अब यानी कि शुरू जो है वो हम कॉन्वोल्यूशन से कर लेते हैं, ठीक है। तो होगा ये कि जो है वो जो है कॉन्वोल्यूशन का एक प्रोसेस है जो कि बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल जो है उस कॉन्वोल्यूशन के उस टॉपिक को जो है वो आई डिटेक्शन के लिए और डेरिवेटिव निकालने के लिए पर्टिकुलरली यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो है कॉन्वोल्यूशन जो है वो क्या बला है, बेसिकली क्या है कि जितनी भी जो है वो डीएसपी है, ये सारी की सारी जो होगी ये जो है ये अरे प्रोसेसिंग के थ्रू हो रही होगी, ठीक है। हमारे पास जो होंगी वो अरेज हैं जिनको को हम प्रोसेस करके जो है वो डिफरेंट जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। हम लेट्स से कंसीडर कर लेते हैं कोई जो है वो दो जो है वो अरेज कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो है वो एक कोई अरे है, और समझने के लिए हम ये कर लेंगे कि जो है वो 1D अरे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। हम कोई भी जो है वो 1D अरे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास एक ये अरे है, ठीक है, एक ये अरे है, और ये मेरे पास
होगी। और जो है वो एक और मेरे पास अरे है जिसको मैं ये मेरे पास, इसको मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास जो है वो इनपुट अरे है, ठीक है। हमारे केस में हमें ये मालूम है कि जो है वो जो अरे होगी वो बेसिकली क्या होगा, वो एक इमेज होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने एक अरे निकाली है, इसको आपने कंसीडर कर लेना कि ये जो है हमारे केस के अंदर कंसीडर क्या कर लेना होगा भी ऐसे ही कि हमारे केस के अंदर ये जो होगी जो एक इमेज की एक रो होगी, ठीक है। ये ऐसे करके एक अरे होगी, ठीक है। उसके डिफरेंट इंडेक्सेस हैं मेरे पास, ठीक हो गया। ये डिफरेंट इंडेक्सेस हैं मेरे पास। तो अब क्या है, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास जो है वो एक इनपुट इमेज है, ठीक है, या इनपुट अरे है। और ये इनपुट अरे है मेरे पास, और जो है इसको यहाँ से मैं क्लीन कर लेता हूँ। और क्या होगा कि मेरे पास एक और अरे होगी, ठीक है, जिसको मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास अफेक्ट मैट्रिक्स है, या मैं इसको हम अफेक्ट अरे कह लेंगे या मास्क कह लेंगे, ठीक है। तो जो है वो लेट्स से ये मेरे पास यहाँ पे एक जो है वो अरे है, ठीक है। ये जो अफेक्ट मास्क है ना, इसका साइज जो है वो क्या होगा, वो जो है मेरी इनपुट जो अरे है इससे छोटा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। इसको मैं क्या कह दूंगा, इसको मैं कह दूंगा अफेक्ट मास्क, ठीक है, या अफेक्ट मैट्रिक्स कह देता हूँ, अफेक्ट अरे कह देता हूँ, ठीक है, ठीक है। या मैं इसको जो होगा मास्क कह दूंगा, ठीक है, ठीक हो गया। अब इन दोनों के दरमियान में जो होगा एक ऑपरेशन होगा जिसको मैं कॉन्वोल्यूशन कहूँगा, और कॉन्वोल्यूशन के ऑपरेशन के थ्रू जो इन दोनों के दरमियान में जब परफॉर्म होगा तो जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं कहूँगा कि ये मेरे पास आउटपुट मैट्रिक्स है, ठीक है। हमारे इस केस के अंदर हम जो आउटपुट मैट्रिक्स निकालेंगे उसका साइज़ जो होगा वो इनपुट मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका जो साइज़ होगा वो इनपुट मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये जो इसका साइज़ है ये, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी अगर जो है वो वैल्यूज़ हैं, तो इसकी भी जो वैल्यूज़ होंगी इस वाली मैट्रिक्स की वो भी 8 ही होंगी, ठीक है। तो ताकि क्योंकि ये भी इनपुट इमेज होगा और ये बेसिकली हम जो कॉन्वोल्यूशन के थ्रू उसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करेंगे और एक उसी साइज़ का एक और इमेज जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आउटपुट इमेज हो जाया करेगा इस जगह के ऊपर, ठीक है। तो ये इसको लिख लेते हैं आउटपुट मैट्रिक्स अरे, या ठीक है, और इसको आउटपुट जो है वो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं हम, ठीक है, और जो है वो आउटपुट इमेज भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे मेरे पास जो है इसको भी अरे भी कह सकते हैं, मास्क भी कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी इसको अरे भी कह सकते हैं और इमेज भी कह सकते हैं। कह सकते हैं क्यों, इसलिए कि ये हमें जैसे मालूम है कि मैट्रिक्स जो होती है वो भी तो एक अरे ही होती है ना, और जो है वो इसी तरह अरे भी एक मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है। तो और हमारे केस में हमने इस मैट्रिक्स या अरे के अंदर इमेज को सेव किया हुआ है, ठीक है। और ये हर एक डब्बे के अंदर जो मेरे पास वैल्यू है ये 0 से लेके 255 के बीच में है, ठीक है। फिलहाल जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो एक जो है वो ग्रे स्केल इमेज कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसके यानी ग्रे स्केल का मतलब क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेके 255 तक हैं। यही मेथड जो है वो हम अगर तीनों चैनल्स पे अप्लाई कर देंगे R G और P के ऊपर,
तो फिर भी ठीक है। इसी तरह से ही अप्लाई हो जाएगा, यानी कि अगर हम कलर्ड इमेज पे करना चाह रहे हैं तो यही सारी कहानी तीनों चैनल्स पे अलग अलग करके अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, आर के ऊपर अलग, जी के ऊपर अलग, बी के ऊपर अलग। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्वोल्यूशन क्या है, फिर देख लेते हैं कि वाई डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ही क्यों, फिर उसके के साथ जो है वो हम उसको अप्लाई करके एजेस डिटेक्ट कर लेंगे और फिर जो है वो ज्योमेट्री की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये है कि कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करने के लिए मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि इसके ऊपर जो है वो जो है स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बात कि हम कॉन्वोल्यूशन के थ्रू ही क्यों जो है इस चीज़ को निकालना चाह रहे हैं। बेसिकली क्या है कि हम जितनी भी जो है वो इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक्स देख रहे हैं उसमें मोस्टली बहुत ज़्यादा जो है हम देखेंगे कि कॉन्वोल्यूशन या कोरिलेशन के ऑपरेशंस यूज़ हुए हुए होंगे। ठीक है, और वो क्यों यूज़ हुए हुए होंगे कि हम जितने भी टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होंगे उसमें हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक तरीक़ाकार यूज़ हो रहा होगा कि हम जो है वो क्या देख रहे होंगे कि हम सबसे पहले ये देख रहे होंगे कि कोई फिज़िकल जो है वो कोई फिनोमिना है, यानी कि किसी हम फिज़िकल फिनोमिना को पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, फिज़िकल फिनोमिना से मुराद क्या है कि जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं ये कहता हूँ कि सूरज की रोशनी है। ठीक है, ये एक फ़िज़िकल फिनोमिना है। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिर हम देखेंगे कि कोई मैथ्स की इक्वेशन ऐसी है जो इस फिज़िकल फिनोमिना की अच्छी अप्रॉक्सीमेशन हो सकती है, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये रिजल्ट्स लेके आ सकती है। ठीक है, तो यानी कि कोई मैथ्स की इक्वेशन हो, जब मैं वो किसी भी जो है वो मैट्रिक्स के ऊपर या इमेज के ऊपर अप्लाई करूँ तो सूरज की रोशनी की वजह से जिस तरह के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उस तरह के इफ़ेक्ट्स उसके अंदर आने लग जाएँ। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए कि कोई मैथ्स की इक्वेशन हो और वो उस फिज़िकल फिनोमिना को रिप्लेस करने लग जाए, तो इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि अब मुझे वो फिज़िकली वो जो सूरज की रोशनी है या फिज़िकल फिनोमिना है उसके उस इवेंट के होने का मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं सीधा सीधा वो मैथ्स की इक्वेशन इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये जो मेरे पास जो इमेज है उसके ऊपर ऐसा ही इफेक्ट आ जाएगा जैसे कि वो फिज़िकल फिनोमिना सच में हुआ है। ठीक है, यानी कि वो थी शाम लेकिन मैंने वो मैथ्स की इक्वेशन अप्लाई की तो ऐसे लगेगा जैसे सूरज निकल आया है। ठीक है, उसका इफेक्ट आ जाएगा इसके ऊपर। अब ये है कि मैथ्स की इक्वेशन जब निकल आई है मेरे पास, तो अब चूंकि मेरे पास जिस भी मशीन ने इसको कंप्यूट करना है वो मशीन जो है वो मेरे पास एक लिमिटेड आर्किटेक्चर की है, यानी कि मैं ये नहीं कर सकता कि किसी भी किस्म की जो है वो हर किस्म की मैथ्स की इक्वेशन को जो है वो उसके ऊपर जाके इम्प्लीमेंट कर दूँ। इम्प्लीमेंट तो वो यानी हो ही जाएगी, लेकिन जो है वो बहुत स्लो होगी या उसकी एक्यूरेसी उस तरह की नहीं होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मेरे पास एक जनरल सीपीयू है तो मैं क्या करता हूँ कि उसको एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेकिन जो हमारे पास इमेज की या वीडियो की जो एप्लीकेशन हैं ये मीडिया टाइप की एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि ख़ास किस्म का प्रोसेसर जो है वो हमारे सिस्टम्स में लगा होता है जिसको हम जीपीयू कहते हैं। तो जो है जो हमारे पास जो मीडिया टाइप की एप्लीकेशन होगी उसके लिए ज़्यादा सूटेबल क्या होगा, जीपीयू। तो जिस तरह से हम एक आम एप्लीकेशन को या किसी एक आम जो है वो एक इक्वेशन को आम प्रोसेसर के ऊपर यानी सीपीयू के ऊपर प्रोसेस कराने के लिए हम उसे लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से जो है किसी भी मीडिया टाइप की एप्लीकेशन को, किसी भी एप्लीकेशन को जीपीयू के ऊपर चलाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको कॉन्वोल्यूशन की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं या मैट्रिक्स की कैलकुलेशन की तरफ की तरह की जो है शक्ल में इसको लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जीपीयू होता है उसके लिए या कोई भी डीएसपी प्रोसेसर होता है उसके लिए क्या होता है कि जो मैट्रिक्स की फॉर्म में जो एप्लीकेशन जो कैलकुलेशन होती है उसको परफॉर्म करना उसके लिए ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास जो मैथ्स की इक्वेशन आएगी, जो कि हमारे पास और डिटेक्शन के लिए जो मैथ्स की इक्वेशन होगी वो डेरिवेटिव होगी। तो हम ये देखेंगे कि जो डेरिवेटिव की यानी कि जो डेरिवेटिव की का जो ऑपरेशन है उसको हम देखेंगे कि कॉन्वोल्यूशन के थ्रू कैसे
जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम ये कॉन्वोल्यूशन समझ लेते हैं कि कॉन्वोल्यूशन क्या जो है वो चीज़ है, और फिर उसके बाद हम जो है वो इसको को डेरिवेटिव के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो है हम जो है वो देख लेते हैं कि कॉन्वोल्यूशन क्या है। कॉन्वोल्यूशन भी यूज़ होगा, कोरिलेशन भी यूज़ होगा। ठीक है, और दोनों में हम देखेंगे कि जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ इस मास के फ्लिप होने का होगा। ठीक है, तो हम पहले फ्लिप को छोड़ देते हैं, हम सीधा सीधा जो है ना देखते हैं कि कॉन्वोल्यूशन या कोरिलेशन को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो इन दोनों को अप्लाई करने के लिए क्या है कि हम एक स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशन जो होगा हम पहले देख लेते हैं कि वो कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो इसको हटा देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, और वापस आ जाते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और इसको भी हटा देते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो के लिए क्या होगा कि मेरे पास जो है जो मेरे पास मास्क है, उस मास्क को मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पे उठा के इसके ऊपर इस तरह इससे बाहर रख दूँगा। ठीक है, ऐसे करके इसको इससे बाहर रख दूँगा, और मैं यहाँ पे ला के ऐसे और ऐसे। ठीक है, और लेट्स से इसमें कोई इमेजिनरी वैल्यूज़ रख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि मेरे पास लेट्स से 2 वैल्यू है। ठीक है, और 3 वैल्यू है, और लेट्स से कोई 4 वैल्यू है, फिर लेट्स से 1 वैल्यू है, यहाँ पे मेरे पास 0 है, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो लेट्स से 8 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगेन लेट्स से 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमें मालूम है कि ये 0 से लेके 255 के बीच में हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है कि मेरे पास जो ये मास्क है उसमें लेट से कोई भी मेरे पास वैल्यूज़ हैं। मेरे पास लेट से यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है वो 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने अब इन दोनों के दरमियान में एक स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशन अप्लाई करना है कॉन्वोल्यूशन या कोरिलेशन के लिए। स्लाइडिंग विंडो का तो मतलब ये है कि ये हर स्टेप के ऊपर अब ये क्या होगी कि ऐसे स्लाइड हो रही होगी। ठीक है, और हर स्टेप के ऊपर इस जितने भी स्टेप्स होंगे उसके अंदर क्या होगा कि ये जो होगी पहला स्टेप होगा तो ये थोड़ी सी इधर स्लाइड हो जाएगी, यानी ये 1 और जो है 2 आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, ये 3 जो है और 1 ओवरलैप हो जाएंगे, और 0 और 2 ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या होगा, 2 और 2 ओवरलैप हो जाएंगे, 1 0 और 3 ओवरलैप हो जाएंगे, 1 और 4 ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये स्लाइड करता हुआ ये वाली जो इफेक्ट मैट्रिक्स या मास्क है मेरे पास, ये क्या होगा, स्लाइड करता हुआ जो है वो दूसरी जो ऊपर वाली मैट्रिक्स इनपुट मैट्रिक्स है इसके साथ ऐसे इधर से स्लाइड करता हुआ इसके नीचे से गुजर जाएगा। ठीक है, ये स्लाइडिंग विंडो है। तो हमने क्या करना है, हमने कॉन्वोल्यूशन या कोरिलेशन के लिए इसको यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे कि हर स्लाइडिंग विंडो के हर एक ऑपरेशन के अंदर इनके बीच में मैक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, मैक ऑपरेशन क्या है, मैक ऑपरेशन का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई एंड एकोमुलेट। ठीक है, मैक ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं मैक ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। ठीक है, ये मैक बुक वाला मैक नहीं है, ये मैक ऑपरेशन का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड एकोमुलेट। ठीक है, तो यानी कि मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम एक ख़ास तरीके से किस तरह से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, जितनी वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में ओवरलैप होंगी ना दोनों मैट्रिसेस की, यानी इनपुट मैट्रिक्स और मास्क की जितनी वैल्यूज़ जो हैं वो ओवरलैप होंगी, उतनी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो जितने रिज़ल्ट आएंगे उन सबको आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, मसलन अगर फर्स्ट टाइम जो है क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो है वो मेरे पास जो ओवरलैप वैल्यूज़ होती हैं, वो ओवरलैप अगर वैल्यूज़ होती है लेट्स से 1
1 ओवरलैप होता है 2 के साथ, ठीक है। तो क्या होगा कि ये एक वैल्यू है, मल्टीप्लाई होंगे, जाहिर है बाकी वैल्यूज तो कोई है नहीं, तो किसी के साथ ऐड नहीं होगा। अगर और फिर इसी तरह सेकेंड टाइम क्या होगा, जो 1 होगा ये जो होगा 3 के नीचे होगा, और 0 जो है वो 2 के नीचे होगा। तो 0 इंटू 2 अगेन 0, 1 इंटू 3 3, तो 3 को हम 0 के साथ ऐड करेंगे जो कि ऑब्वियसली फिर 3 होगा। तो ये एक जो होगी वो मल्टीप्लाई एंड अकोमोडेट में एक मैक ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टाइम क्या होगा, 2 के नीचे होगा, 0 जो होगा वो 3 के नीचे होगा, 1 जो होगा वो 4 के नीचे होगा। तो अब क्या होगा, 0 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 0 इंटू 3 जो होगा वो 3 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 प्लस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, ये एक मैक ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसका आउटपुट फाइंड करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो है फर्स्ट टाइम जो है इसको को ओवरलैप करते हैं और देखते हैं कि जी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से लाएंगे और यहाँ से लाके जो मेरे पास जो अफेक्ट मैट्रिक्स होगी इसको मैं यहाँ पे ऐसे करके लगा दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो है वो मेरे पास यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 0 होगा, ठीक है जी। अब ओवरलैप वैल्यूज़ कौन सी हैं, ठीक है। ओवरलैप वैल्यूज़ मुझे पता है कि ये दोनों ओवरलैप वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये दोनों ओवरलैप वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इनको जो है वो मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, रिज़ल्ट मेरे पास जो होगा वो होगा 2। तो मैं जो है वो इस जगह पे ला के जो है इसको ज़रा सा बेहतर बना लेते हैं। और यहाँ से ला के ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, और ये मेरे पास आउटपुट मैट्रिक्स है, ठीक है। मेरे पास आउटपुट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू को जो है वो ओवरलैप वैल्यूज़ जो हैं उसमें से जो मेरे पास 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो मैं इस जगह पे यहाँ पे ये ऐसे करके 2 लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जो जीपीयू होता है ना उसके अंदर हम इस तरह से इससे जो है ना सिलेक्शन अगर करेंगे तो ये बड़ा हैवी हो जाएगा, ठीक है ना। हैवी किस तरह से हो जाएगा कि मैं अगर इस तरह से कहूँगा ना कि जो है ये मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं कोड में करूँगा तो वो कैसे होगी, ऐसी होगी ना कि फ़र्स्ट टाइम जो है ये सिर्फ इस मास मैट्रिक्स की जो है वो एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना जो है वो इनपुट मैट्रिक्स के साथ, और जो है फिर उसके बाद मेरे पास जो आउटपुट आएगा उसको को लेना, फिर सेकंड टाइम क्या करना, एक जो दूसरी वैल्यू है 0 उसको मल्टीप्लाई करना, और तीसरी वैल्यू को करना, पहली को छोड़ देना, और उसके बाद सारी जो कैलकुलेशंस होंगी उनके अंदर क्या करना कि पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू को ओवरलैप वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना, और रिज़ल्ट जो है वो जो आएंगे उनको ऐड करना और यहाँ पे रख लेना। फिर होते 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 आखिर में जाके फिर ये जो है कॉर्नर केस बन जाएगा, यानी कि एक वैल्यू जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, दूसरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, और तीसरी वैल्यू फिर हवा में निकल जाएगी। तो यानी कि एक इम्प्लीमेंटेशन तो इस तरह से हो सकती है ना कि मैं इफ़ की स्टेटमेंट लगाऊँ कि भाई जब ओवरलैप वैल्यूज़ जो है वो एक हो या दो हो, तो फिर एक अलग से तरीके से तुमने ये जो है वो कैलकुलेशन करनी है, और जो है वो ओवरलैप वैल्यूज़ अगर जो तीनों की तीनों वैल्यूज़ अगर ओवरलैप हों
तो फिर किसी और तरीके से करनी है, ठीक है। यानी कि देखें ना, ज़्यादातर तो जो कैलकुलेशंस होंगी वो इसी तरह से होंगी ना कि मेरे पास जो मैक्सिमम जो तीनों की तीनों वैल्यूज़ हैं वो आपस में ओवरलैप होंगी, ठीक है। और जितनी भी जो है वो अब ज़ाहिर है अगर ये एक इमेज है तो ये रो काफ़ी लंबी होगी, ठीक है। ये सिर्फ 6-7 वैल्यूज़ तो नहीं होंगी, ये काफ़ी लंबी रो होगी। तो उसमें सारी कैलकुलेशंस किस तरह हो रही होंगी, इसी तरह से हो रही होंगी ना कि 3 वैल्यूज़ जो होंगी वो ओवरलैप होंगी। तो सिर्फ क्या होगा कि शुरू में जो है हर रो के शुरू में एक केस आएगा जिस वक्त ये जो मास मैट्रिक्स है सिर्फ एक वैल्यू पे ओवरलैप हुई होगी, फिर एक और केस आएगा जब ये 2 वैल्यूज़ आपस में ओवरलैप हुई होंगी, और फिर एंड में ऐसे ही होगा कि जो है ना जब ये जो इफेक्ट मैट्रिक्स है ये बाहर निकलने लगेगा तो क्या होगा कि एक वक्त होगा कि जब 2 वैल्यूज़ होंगी आपस में ओवरलैप, फिर एक वक्त होगा कि दो की बजाय एक वैल्यू ओवरलैप होगी, और फिर ये जो मास्क है ये एक साइड से दूसरी साइड से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो शुरू में 2 वैल्यूज़ और एक वैल्यूज़ ओवरलैप है और फिर एंड में अगेन 2 वैल्यूज़ और एक वैल्यू ओवरलैप है, ये केस यूनिक केस हो जाएगा ना, कॉर्नर केस हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम कैलकुलेशन ऐसी होंगी जब 3 की 3 वैल्यूज़ इसकी ओवरलैप होंगी, ठीक है। इस तरह से मास्क भी जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। मास्क जो है वो जो है यहाँ पे हमने सिंपल 3 वैल्यूज़ का लिया है, ये 5 वैल्यूज़ का भी हो सकता है, 7 वैल्यूज़ का भी हो सकता है, बहुत बड़ा मास्क भी हो सकता है। तो ज़ाहिर है अगर उस केस के अंदर ये इस मास्क का साइज़ हम बड़ा करते हैं, लेट्स से इसका साइज़ जो है वो 9 हम रख लेते हैं, या जो है वो और ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं, ये लेट्स से ये वैल्यूज़ जो है वो 15 वैल्यूज़ हैं, तो 15 वैल्यूज़ के केस के अंदर हमारे पास 14 जो होंगे वो शुरू में जो है वो कॉर्नर केसेस होंगे और 14 एंड पे होंगे, ठीक है। यानी कि नॉर्मल कैलकुलेशन क्या होगी कि 14 की 14 वैल्यूज़ जो है वो इनपुट मैट्रिक्स के ऊपर ओवरलैप है। मास की 14 की 14 वैल्यूज़ जो हैं वो इनपुट मैट्रिक्स जो है उसके ऊपर ओवरलैप है। और इसके अलावा क्या होगा, एक वक्त होगा जब 14 में से 13 वैल्यूज़ होंगी, फिर एक वक्त होगा जो 14 में से 12 होंगी, फिर 11 होंगी, 10 होंगी, ठीक है। तो ऐसा केस स्टार्ट में एक दफ़ा होगा और ऐसा केस एंड में एक दफ़ा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ज़ाहिर है ये पहली दफ़ा तो इस साइड से हवा से आ रहा था ना ये जो मास था, फिर होते होते इसके कि जो मेरे पास इनपुट मैट्रिक्स थी उसके ऊपर ओवरलैप हुआ और होते होते बादल की तरह यहाँ से गुजरते गुजरते दूसरी साइड से बाहर चला गया, ठीक है। तो इसमें में क्या होगा कि एक दफ़ा क्योंकि ये ओवरलैप हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो एक दफ़ा जो है वो लेफ़्ट साइड से इससे जब ये ओवरलैप होना शुरू हुआ तो क्या होगा कि एक दफ़ा ऐसा होगा कि एक वैल्यू ओवरलैप होगी, फिर 2 वैल्यूज़ ओवरलैप होंगी, फिर 3 होंगी, होते 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 14-15 वैल्यू सारी की सारी ओवरलैप हो जाएंगी, ठीक है। और इस तरह जब ये दूसरी साइड से बाहर जा रहा होगा तो उस वक्त भी क्या होगा कि 15 में से 14 ओवरलैप होंगी, फिर 13 होंगी, फिर जो है वो 12 होंगी, फिर 11 होंगी, होते होते सारे की सारे ओवरलैप ख़त्म होगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जीपीयू के अंदर जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना तो ये किस तरह, ये अगर मैं इसको कोड करने की बात करूँ तो ये कैसे होगा, ये ऐसे ही होगा ना कि मैं जो है वो इफ़ की स्टेटमेंट्स लगाऊंगा, बहुत सारी इफ़ की स्टेटमेंट्स लगाऊंगा कि भाई जब जो है शुरू में क्या करना कि जब जो है कैलकुलेशन शुरू होने लगे तो क्या करना कि एक वैल्यू को जो है वो जो है एक वैल्यू को कंसिडर करना और जो है ऑपरेशन अप्लाई करना, हमारे केस में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, और फिर जो रिज़ल्ट है उनको ऐड कर लेना। फिर दूसरी दफ़ा जब काउंटर 2 हो तो उस वक्त क्या करना कि 2 वैल्यूज़ को ओवरलैप कंसीडर करना और फिर मल्टीप्लाई करना और फिर उनको ऐड कर लेना। तीसरी दफ़ा 3 वैल्यूज़ को जो है वो कंसीडर करना, अगर ये 14-15 वैल्यूज़ हैं, हमारे केस में तो 3 है ना, तो उसके बाद ये तीन वैल्यूज़ जब काउंटर का हो जाएगा तो तीनों को कंसीडर करना और आपस में मल्टीप्लाई करना। तो अब ये इफ़ हो जाएगा ना, इफ़ की स्टेटमेंट आ जाएगी। अब अगर मैं जीपीयू के अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ ना तो ये बहुत हैवी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो है वो जो जीपीयू होता है ये क्या होता है कि आपके सीपीयू से काफ़ी दूर लगा हुआ होता है ना आपके के पीसी के अंदर। तो हम उसके अंदर जो है ना वो इस तरह की इफ़ की स्टेटमेंट्स जो है वो उसके थ्रू जो है वो जीपीयू की कैलकुलेशन को अप्लाई करने को अवॉइड करते हैं, ठीक है। हम यानी जीपीयू के लिए हम करते ये हैं कि जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना है ना उसको जो है वो दोनों को हम अलाइन कर लेते हैं, दोनों मैट्रिसेस को, और फिर एक ही दफ़ा जो है उनको हम जीपीयू के पास भेज देते हैं। तो जीपीयू जो होता है वो इफ़ और इस तरह की कैलकुलेशंस करने के लिए अच्छी डिवाइस नहीं होती, वो सिर्फ मैट्रिसेस जो होती हैं उनको के दरमियान में कैलकुलेशंस को तेज़ परफॉर्म करने के लिए अच्छी डिवाइस होती है, ठीक है। तो इसलिए हम जीपीयू में इफ़ को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इमेजिनरी वैल्यूज़ जो है ना
कुछ वैल्यूज़ खुद ऐड कर देंगे, ठीक है। इस जगह पे हम कुछ वैल्यूज़ को खुद ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो जो, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ को खुद ऐड कर देंगे, ठीक है। इसका कलर आई थिंक चेंज कर देते हैं यहाँ से। तो ऐसे करके और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब ये वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो कि मेरी कैलकुलेशन में कोई फ़र्क भी ना डालें, और यानी ये वैल्यूज़ हों भी और बेशक ना भी हों। तो एक तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे मैं ज़ीरोज़ लगा दूँ, ठीक है। ज़ीरोज़ लगाने से मुझे फ़ायदा क्या होगा कि ये वैल्यूज़ होंगी भी और नहीं भी होंगी। अब मेरे पास जो कोड होगा उसमें मैं ये कहूँगा यार शुरू से ही इसको ओवरलैप कंसीडर करो, ठीक है। ये जितनी वैल्यूज़ ये मेरे पास हवा में आई थी, मैं इनको शुरू में से ही मैं कहूँगा कि इसको ओवरलैप कंसीडर करो। और कंसीडर करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको कहूँगा कि भाई ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू कर दो, और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक है। फर्स्ट टाइम ज़ाहिर है यहाँ पे तो ज़ीरोज़ आएंगे, और ज़ीरोज़ जब आपस में ऐड होंगे तो रिज़ल्ट तो अल्टीमेटली फिर 2 ही आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू ज़ीरो, 0 इंटू ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो ही है, और 1 इंटू 2, रिजल्ट में बस 2 ही आएगा, ठीक है। तो जो है यानी कि ऐसी वैल्यूज़ मैंने ऐड की हैं जिससे कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन उससे मुझे फ़ायदा ये हो जाएगा कि मैं इम्प्लीमेंटेशन में उस इफ़ से बच जाऊँगा, ठीक है। और इसी तरह से मैं यहाँ पे 1 भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये जो आखिरी वैल्यू है यही यहाँ पे 2 लिख दूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम 0 यूज़ कर रहे हैं। ये जो मैंने ये ग्रीन वैल्यूज़ ऐड की है ना, इसको ज़ीरो पैडिंग कहेंगे हम, ठीक है, कि हमने ज़ीरो पैडिंग की है, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा कि सेकंड टाइम जो जो मेरे पास वैल्यूज़ ओवरलैप होंगी वो कैसे होंगी, वो इसकी ऐसे ओवरलैप हो जाएंगी ना कि सेकंड टाइम जो होगा वो चलें इसी को ही यहाँ से ऐसे जो है वो इसको डिलीट करते हैं, और जो है वो इसको तो जो है सेकंड टाइम ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और ये ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको यहाँ और यहाँ रख दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो है वही 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मुझे मालूम है कि ये इसके ऊपर ओवरलैप है, ये इसके ऊपर ओवरलैप है। तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 3 3, ठीक है। तो 0 प्लस 0 प्लस 3, ठीक हो जाएगी। तो सेकंड वैल्यू जो हमारी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 3, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से थर्ड टाइम क्या होगा मेरे पास, थर्ड टाइम क्या होगा मेरे पास, मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और तो यहाँ पे ला के मैं इसको कर दूंगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड टाइम से ये ओवरलैप इसके ऊपर पूरा कंप्लीट आ जाएगा, और ये बाकी सारी की सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, ठीक है। तो वीडियो की लेंथ की वजह से इसको यहाँ पे रोकते हैं, और अगली वीडियो के अंदर जो है वो ओवरलैप पूरा कंसीडर करके जो है बाकी कैलकुलेशंस पूरी करते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।